आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं इस वक्त वर्ल्ड न्यूज। आइए देखते हैं दुनिया जी सलाम की नजर। कनाडा के फ्रेडरिकटन शहर में गोलीबारी की वारदात हुई और इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। पुलिस ने मकामी लोगों को हिदायत दी है कि वो घरों या दफ्तरों के अंदर रहें, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। पुलिस के मुताबिक गोलीबारी अभी जारी है, हलाकतों में इजाफे का इम्कान है। पुलिस ने लोगों को रिंग रोड के करीब ब्रुक साइड ड्राइव नाम के इलाके के पास न जाने की वार्निंग जारी कर दी है। फिलहाल पुलिस ने वाकये की तफसीलात जारी नहीं की है, लेकिन उनका कहना है कि यह दहशतगर्दाना हमला हो सकता है। So I went to my back window and I seen a fire truck coming in around here, and I was like, well, maybe it's something blowing up like propane or something. Then I realized that the area was filling up pretty quickly with police officers and that I better hit my ground. So I sat on the floor of my house, and then a few more shots started going off and a few more here and there. Then it went downhill for about 20 minutes. There was no shots, so I felt a little bit safer. About 5 more shots went off, and then it was quiet for another half hour, and there was 2 more shots where I'm believing they took down the suspect. इधर गाजा पट्टी पर इजरायली अफवाज के हमले जारी हैं। इजरायली फौज ने गाजा शहर के वस्त में वाक़ एक कसीर मंजिला इमारत पर फजाई हमला किया, जिसके नतीजे में 18 फलस्तीनी जख्मी हो गए हैं। फिलिस्तीनियों का कहना है कि इजरायली तैयारे ने जिस इमारत पर बमबारी की, इसमें एक सकाफती मरकज और दूसरे दफातर कायम थे। इजरायली हुकूमत का कहना है कि हमास के रॉकेट हमले के जवाब में यह बमबारी की गई है और इससे कबल इजरायली अफवाज ने बुध को गाजा पट्टी पर 10 फजाई हमले किए थे, जिसमें से एक हामिला खातून समेत 3 फलस्तीनी शहीद हो गए थे। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने इस जारहियत के रद्द-ए-अमल में इजरायली इलाके की जानिब कई रॉकेट फायर किए थे। आपको बता दें कि ये कशीदगी ऐसे वक्त में हो रही है जब हमास कतर और मिस्र की सालिसी में इसराइल के साथ सीज फायर मुआहदे के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। इधर यमन के सादा में अरब इत्तेहाद के फिजाई हमले में हलाकतें बढ़ गई हैं। इनकी तादाद 50 हो गई, जबकि जख्मियों की तादाद 77 बताई जा रही है। हौसी मलेशिया की टेलीविजन चैनल अल मसीरा ने 50 से ज्यादा हलाकतों की तस्दीक की है। सादा में तिब्बी जराए ने अद्वियात की किल्लत के बाद हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। रेड क्रॉस के मुताबिक अस्पताल में जो लाशें पाई गई, उनमें से 29 ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 बरस से कम थी। इस टीम के मुताबिक अस्पताल में जिन लोगों का इलाज चल रहा है, उनमें 30 बच्चे शामिल हैं। दूसरी जानिब अरब इत्तेहाद ने इस हमले की तस्दीक करते हुए कहा है कि इस हमले का निशाना ब्लास्टिक मिसाइल दागे जाने की एक जगह थी। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा ने इस हमले की सख्त मजम्मत की और पूरे मामले की जांच की बात कही है। आपको बता दें कि यमन में 2015 से खाना जंगी चल रही, जिसमें कि अब तक 20,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। उधर अमेरिका ने यमन में आम शहरियों पर किए गए हमले पर अफसोस का इजहार किया है। अमेरिकी वजारत खारजा की तर्जुमान हीदर नॉट ने कहा है कि अरब इत्तेहाद अक़वामी कानून की पासदारी करनी चाहिए। अमेरिका ने इस पूरे मामले की जांच का मुतालबा भी किया है। आपको बता दें कि यमन में अरब इत्तेहाद को अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल है। We call on the Saudi-led coalition to conduct a thorough and transparent investigation into the incident. We take all credible accounts of civilian casualties very seriously. We call on the parties to take appropriate measures to protect civilians in accordance with international law and urge all parties to investigate all reported incidents of civilian casualties. अफगानिस्तान के गजनी सूबे में तालिबान ने जबरदस्त हमला किया और इस हमले में 14 सिक्योरिटी अफवाज मारे गए हैं, जबकि 20 जख्मी हुए हैं। जराये के मुताबिक शहर पर कब्जे की कोशिश में तालिबान और सिक्योरिटी अफवाज के बीच शदीद झड़पें हुई, जिसमें कि 39 तालिबान जंगजुओं के मारे जाने की इत्तला है। गजनी के पुलिस चीफ फरीद अहमद मशाल ने बताया कि गुज़िश्ता शब 2 बजे तालिबान का हमला शुरू हुआ। शहर के रिहायशी इलाके में इस दौरान कई दुकानों को आग लगा दी गई। सिक्योरिटी अफवाज ने इस हमले का माकूल जवाब दिया, जिसमें कि 39 तालिबान जंगजू मारे गए हैं जो कि दहशतगर्द हैं। और मशाल ने बताया कि हमले को नाकाम करने के लिए किए गए हवाई हमलों में भी दर्जनों तालिबान लड़ाके मारे गए हैं। वजारत दिफा ने बताया कि शहर पर सरकारी अफवाज का पूरा कंट्रोल है। और इराक में इंतखाबी कमीशन ने मई में हुए पार्लिमानी इंतखाबात में वोटों की हाथों से गिनती के हतमी नताइज का ऐलान कर दिया है। इंतखाबी कमीशन ने ऐलान किया है कि हाथों से वोटों की गिनती के बाद भी मुक्तदा अल सदर ही की सरबराही में क़याम सायरून सियासी इत्तेहाद को बरतरी हासिल है और उनकी नशिस्तों की तादाद 50 से ज्यादा है। इंतखाबी कमीशन के तर्जुमान लीब जबर हमजा के मुताबिक जिन पोलिंग मराकज के नताइज के खिलाफ अपील की गई थी, उनमें ज्यादातर मराकज के नताइज वोटों के हाथों से गिनती के बाद भी पहले के नताइज से 100% के करीब मुताबिकत रखते हैं। इससे कबल पार्लिमानी इंतखाबात की इलेक्ट्रॉनिक गिनती के नताइज में
मुक्तदा अल सद्र के सियासी इत्तेहाद को 54 नशिस्तों पर जीत हासिल हुई थी। दूसरे नंबर पर ईरान नवाज अल फतेह इत्तेहाद रहा जिसने 48 सीटें हासिल की, जबकि मौजूदा सदर हैदर अल इबादी की सरबराही में कायम अल नस्र इत्तेहाद को 42 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रहना पड़ा है। अब सभी की नजरें मुक्तदा अल सद्र पर टिकी हुई हैं कि वो किसके साथ मिलकर के हुकूमत बनाते हैं। और हमारे साथ इस वक्त शौकत भारती साहब जुड़ गए हैं जो कि एक्सपर्ट हैं मिडिल ईस्ट मामलों के। आइए उनसे बात करते हैं। सर, जी सलाम पर खैर मकदम है आपका। इलेक्ट्रॉनिक और हाथ से जो वोटों की गिनती हो रही थी वो भी पूरी हो गई है। मुक्तदा अल सद्र का इत्तेहाद सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरा है। क्या अब उम्मीद की जा सकती है कि हुकूमत जल्द बनेगी? देखिए, ये जो लोगों के इल्जामात थे कि साहब वोट में गड़बड़ी हुई है, और ये अच्छा था कि जिन लोग भी एलिगेशंस लगा रहे थे दोबारा गिनती हो गई, और गिनती होने के बाद भी जो रिजल्ट था उसको जस्टिफाई किया गया कि नहीं रिजल्ट सही है। तो अब गवर्नमेंट बनाने में कोई दुश्वारी नहीं है। और जैसा कि आप देखें कि यूनाइटेड नेशन के जो असिस्टेंट हैं जी वो वहाँ के ऊपर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने भी इस बात तो कहा है कि ये गवर्नमेंट जो है बकरीद तक ये या बकरीद के बाद ये गवर्नमेंट बन जाएगी। ठीक है, तो अब तो गवर्नमेंट बनाने का रास्ता साफ है। साफ पहले भी था, मामला चल रहे थे अंदर अंदर। उसका एक सबसे बड़ा सिग्नल ये है कि अगर आप देखें कि जैसे ही देखिए सारा मामला जो है इन तमाम खित्ते के अंदर है, उसके पीछे अमेरिकन पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा दखल है। और मुक्तदा अल सद्र ने ये जो ईरान के ऊपर क्या कहना है सैंक्शन वाली बातचीत आई, उसमें भी उन्होंने क्लियर कट किया कर अपनी बातचीत कर दी कि हम एंटी अमेरिका खड़े हुए हैं। तो इसके मतलब जो बातें बताई जा रही हैं कि गवर्नमेंट के अंदर बड़े इख्तिलाफात हैं आपस के अंदर, इन लोगों के अंदर, हैदर अल इबादी के अंदर, मुक्तदा अल सद्र के अंदर या हैदर शाबी वालों के अंदर। बिल्कुल, मुक्तदा अल सद्र किसके साथ मिलकर हुकूमत बना सकते हैं? ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि अयाद अलावी और अमर हकीम से बात चल रही है। नहीं, बात तो इनकी सबसे चल रही है। हेलो जी जी हाँ, हमने बात तो इनकी चल रही है, लेकिन ये हैदर अल इबादी के साथ में ही गवर्नमेंट मुझे ज्यादातर उम्मीद है कि हैदर अल इबादी के साथ में गवर्नमेंट बनाएंगे। क्योंकि अभी आप देखिए कि नॉर्थ बगदाद के अंदर कल फिर अटैक हुआ है आईएसएस का, और उसमें उन्होंने जो है तकरीबन 32 लोगों को मार दिया। रुतबा में अटैक हुआ है। तो 3 साल के अंदर अभी ये पूरी तरीके से आईएसएस से इनकी लड़ाई साफ नहीं हुई। हैदर अल इबादी को पूरा एक्सपीरियंस है किस तरह से गवर्नमेंट चल रही है, तो हैदर अल इबादी के साथ में ये गवर्नमेंट बनाएंगे। लेकिन इराक का जो समाज है वो बुरी तरह से मुंतशिर भी है सर, शिया सुन्नी और दूसरे फरीकों के दरमियान खाई बड़ी है। क्या ऐसे में कोई इत्तेहाद पूरी मुद्दत के लिए हुकूमत चला पाएगा? देखिए, ये जो बातें हो रही हैं कि शिया सुन्नी इख्तलाफ है, ये बिल्कुल गलत बातचीत है। अहले सुन्नत का जो एलिगेशन था वो नूरी मालिकी के पीरियड के अंदर जो करप्शन हुआ था और जो करप्शन की चीजें थी उनके खिलाफ था। अगर शिया और सुन्नी यूनाइट नहीं होते तो आईएसएस को 3 साल के अंदर वहां से हटा देना ये कोई छोटा काम नहीं था। हैदर शाबी के अंदर आप उठा के देखिए 1.25 लाख के अंदर, उसके अंदर क्रिश्चियंस भी हैं, उसके अंदर सुन्नी भी हैं, उसके अंदर शिया भी हैं। तो ये इस तरह का प्रोपेगेंडा वो लोग कर रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर इस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब अपनी बात रखने के लिए जी सलाम पर इस मौजू पर। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर ले रहे हैं, लौट रहे हैं दुनिया की और भी खबरों के साथ। आप देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज जी सलाम। आप देख रहे हैं जी सलाम पर इस वक्त वर्ल्ड न्यूज। आइए बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां पर 25 जुलाई को इंतखाबात के बाद मुंतखब हुए अरकान कौमी असम्बली का पहला इजलास 13 अगस्त को इस्लामाबाद में तलब किया गया है। इस सिलसिले में सदर ममनून ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इससे कबल निगरान वज़ीर आज़म नासिरुल मुल्क ने सदर से 13 अगस्त को असम्बली बुलाने की सिफारिश की थी। 13 अगस्त के इजलास में नौमंतखब अरकान कौमी असम्बली हलफ उठाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी का कहना है कि 13 अगस्त को इजलास हुआ तो फिर वज़ीर आज़म का इंतखाब 18 अगस्त को होगा। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का ये इजलास 4 रोज जारी रहेगा और पहले इजलास में कौमी असम्बली के नौमंतखब अरकान हलफ उठाएंगे और उसके बाद फिर डिप्टी स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और उसके बाद कायद ऐवान का इंतखाब अमल में आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि असद कैसर उनकी तरफ से स्पीकर के उम्मीदवार होंगे, जबकि डिप्टी स्पीकर का ओहदा अपोजिशन जमातों को दिया जा सकता है।
तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि कौमी असम्बली में हमारे स्पीकर के उम्मीदवार होंगे खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले असद कैसर साहब। असद कैसर साहब हमारी खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में 5 साल स्पीकर रहे और बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने ऐवान को संभाला, चलाया। वो सारे पार्लिमानी आदाब और रिवायात से वाकिफ़ हैं और न सिर्फ उन्होंने ऐवान को खूबसूरती से कवानीन और आइन के मुताबिक चलाया, उन्होंने अपोजिशन की दीगर जमातों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात इस्तवार किए और उन्हें साथ लेकर चलने की भरपूर कोशिश की। मेंबरान के साथ भी उनका जो तौर तरीका था, जो रवैया था, वो काबिल सताइश है। और पाकिस्तान में हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर अजय बिसारिया ने पाकिस्तान के होने वाले वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अजय बिसारिया ने इमरान खान को इंतखाबात में हुई जीत पर मुबारकबाद पेश की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर ने इमरान खान के सामने सरहद पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही फायरिंग और भारत पाक रिश्तों में बेहतरी पर बातचीत की। इस दौरान अजय बिसारिया ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का सिग्नेचर किया हुआ एक बैट भी इमरान खान को तोहफे में दिया। उम्मीद की जा रही कि मुलाकात भारत पाकिस्तान के रिश्तों की एक नई शुरुआत कर सकती है। इंतखाबात में जीतने के बाद इमरान खान ने हिंदुस्तान के साथ बेहतर रिश्तों की तवक्को जाहिर की थी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए इमरान खान को जीत पर मुबारकबाद देने के लिए फोन किया था। और इस वक्त हमारे साथ जब्बार चौधरी साहब जुड़ गए हैं, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनसे बात करेंगे। जब्बार साहब, जी सलाम पर आपका खैर मकदम है। नेशनल असेंबली का इजलास बुलाया गया है और हम ये समझना चाहते हैं कि 13 तारीख को क्या क्या होगा, पीएम के इंतखाबात का पूरा प्रोसेस क्या है वहां पर? देखिए, 13 तारीख को जो पहला इजलास बुलाया गया है, उस दिन जो जितने भी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली जो इलेक्शन जीते हैं, इलेक्शन जीत के आए हैं, वो सब लोग अपना ओथ लेंगे उस दिन, ठीक है। और इसके साथ ही ओथ जब हो जाएगा तो जो नेक्स्ट प्रोसेस है, फिर वो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा, जो कि सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। दोनों जो गवर्नमेंट बनाने की दावेदार पार्टी है वो भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे और जो अपोजिशन के लोग हैं वो भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। इस तरह जो जीतेगा फिर वो स्पीकर नेशनल असेंबली बन जाएगा। इस तरह पाकिस्तान की कौमी असम्बली जो है वो पूरी हो जाएगी और उसके बाद अगला मरहला जो है वो वजीर आजम के इंतखाब का होगा, जिसके लिए जो 18 तारीख के लगभग जो तारीख हमें नजर आ रही है कि 18 तारीख को जो है वो पाकिस्तान में जो वजीर आजम के चुनाव होगा, उसमें भी इसी तरह होगा जिस तरह के स्पीकर का इलेक्शन होता है, सेम पैटर्न पे वजीर आजम का इलेक्शन होता है पाकिस्तान में। जो अक्सरियती पार्टी है वो भी अपना उम्मीदवार लाती है और जो कम अक्सरियत वाले लोग हैं वो भी अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं। ठीक है, फिर जो पीटीआई ने असद कैसर को स्पीकर के लिए नामजद किया है, क्या डिप्टी स्पीकर का ओहदा अपोजिशन को दिया जा सकता है? जी नहीं, ऐसा वो तो इनके पॉसिबल नहीं होगा मेरा ख्याल है, क्योंकि जिस पार्टी का मोस्टली क्योंकि सेम रेपुटेशन होती है, एक ही वक्त में इंतखाब हो रहा होता है, तो अमूमन बहुत कम होता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ एक आध बार ही ऐसा हुआ है कि जो स्पीकर का जो डिप्टी स्पीकर का होता जो है वो अपोजिशन के पास चला गया हो। यूजुअली अमूमन तौर पे जो पाकिस्तान की तारीख रही है उसमें यही होता है कि जिस पार्टी के पास, जिनकी गवर्नमेंट के पास ही स्पीकर का ओहदा होता है और उसी के पास ही डिप्टी स्पीकर का ओहदा भी होता है। लेकिन हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर ने खासतौर से आज इमरान खान से मुलाकात की है, उसके ताल्लुक से क्या इत्तलात हैं आपके पास और क्या कुछ बात हुई, कुछ बता पाएंगे? देखिए, जो अपना जो इलामिया जारी किया गया है भारतीय हाई कमिश्नर की तरफ से भी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी हुई है, वो दोनों ही हमारे सामने हैं। तो उन दोनों को देखकर मुझे ये लगता है कि दोनों ही मुल्क, दोनों ही जो कंट्रीज हैं वो अपने अपने उनकी जो पोजीशंस रही हैं उनको उन्होंने रीइटरेट किया है। पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान ने जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं सारे पाकिस्तान के इंक्लूडिंग कश्मीर, उसको मसले को उठाया और ये ख्वाहिश जाहिर की कि इसको जो है वो मुज़ाकरात के जरिए हम हल कर सकते हैं, इस तरह एक नई शुरुआत। शुक्रिया जब्बार भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। मेरे पास वक्त कम है, मैं आपसे और बात करता। बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद से फोन लाइन पर
ये तमाम जानकारी देने के लिए जब्बार चौधरी पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट फोन लाइन पर हमारे साथ थे। शुमाली कोरिया और अमेरिका के बीच सिंगापुर मुज़ाकरात के बाद रिश्तों में जो बेहतरी देखने को मिल रही है उसमें खटास पैदा हो गई है। खबर आने के बाद कि शुमाली कोरिया की तरफ से एक बार फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है, अमेरिका ने कड़ा रुख इख्तियार करते हुए उस पर सख्त पाबंदी लगा दी है। शुमाली कोरिया ने नई पाबंदियों की मजम्मत की है और दो तरफा रिश्तों में बेहतरी के लिए अमेरिका को मुस्बत रुख अपनाने के लिए कहा है। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी यानी कि KCNA ने वजारत खारजा के हवाले से कहा है कि शुमाली कोरिया सिंगापुर में ट्रंप और किम के बीच हुए समझौते को नाफिज करने के अपने रुख पर कायम है और इससे कबल भी शुमाली कोरिया ने अमेरिका से पाबंदी हटाने की अपील की थी ताकि दोनों मुल्कों के बीच भरोसा पैदा हो सके। ऐसा माना जा रहा था कि अगर दोनों ममालिक के बीच कशीदगी आगे भी जारी रहेगी तो मुमकिन है कि दोनों के रिश्ते पहले ही की तरह उलझ जाए। कहा जाता है कि अब जंग स्पेस में लड़ी जाएंगी। अमेरिका ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने खलाई फौज को दौरे हाजिर की जरूरत करार दिया। उन्होंने इस खुसूसी फौज के खासतौर से अमेरिकी वजारत दिफा के सदर दफ्तर पेंटागन में खरदाखाल पेश किए। उन्होंने इस नई फोर्स को अमेरिकी मुसल्लह अफवाज के छठे शुबे में ताबीर किया है। पेंटागन में तकरीर करते हुए अमेरिकी नायब सदर ने भी कहा कि इस स्पेस फोर्स का कयाम तारीख का एक नया बाब खोलना होगा और यूं तो अमेरिकी अफवाज खला में अपने मुल्क का दिफा करेंगे। माइक पेंस ने कहा कि इस नई फोर्स के लिए कानून साजी जो होगी अगले महीने से शुरू कर दी जाएगी। Is an idea whose time has come. The space environment has fundamentally changed in the last generation. What was once peaceful and uncontested is now crowded and adversarial. Today, other nations are seeking to disrupt our space-based systems and challenge American supremacy in space as never before. America will always seek peace in space as on the Earth, but history proves that peace only comes through strength. And in the realm of outer space, the United States Space Force will be that strength in the years ahead. और यूरोप की एक बड़ी एयरलाइंस कंपनी रियान एयर के मुलाजिम हड़ताल पर चले गए, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल पर गए मुलाजिम बेहतर सैलरी और प्रमोशन की मांग कर रहे थे। ये अब तक की सबसे बड़ी हड़ताल मानी जा रही है, जिसकी वजह से 70,000 से ज्यादा मुसाफिर परेशान हैं। एयरलाइंस ने कहा कि जर्मनी जाने वाली और जर्मनी से आने वाली करीब 250 फ्लाइट कैंसिल की गई हैं और इसके अलावा बेल्जियम की 104 फ्लाइट रद्द है। स्वीडन की 22 और आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच चलने वाली 20 फ्लाइट कैंसिल की गई हैं। रियान एयर ने इससे मुताल्लिक कोई भी रद्द-ए-अमल जाहिर करने से इनकार किया। जराये के मुताबिक बर्लिन, स्कोनफील्ड, गोटबर्ग और स्टॉकहोम पर सबसे ज्यादा सर्विस मुतासिर हुई है और इस पूरे मामले पर रियान एयर ने ट्वीट करके कहा कि हड़ताल के बावजूद 200 रियान एयर फ्लाइट ऑपरेशनल है। वहीं अगर बात करते हैं 200 की जगह 2000 की बात कही जा रही है। वहीं कंपनी ने हड़ताल कर रही यूनियनों से कहा कि वो बातचीत के जरिए मसले का हल निकालने की कोशिश जारी रखें। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर और ले रहे हैं। वर्ल्ड न्यूज में दुनिया की और खबरों के साथ अभी हाजिर हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वर्ल्ड न्यूज में तुर्की की करेंसी लीरा की कदर में शदीद कमी रिकॉर्ड की गई है। आज लीरा की कदर में 12% की कमी हुई है और इस कमी की वजह से तुर्क और अमेरिकी हुकूमतों में पैदा शुदा सिफारती तनाज़ा इसकी वजह है। यूरोपीय माली मंडियों में भी तुर्क करेंसी की कदर में कमी से बेचैनी महसूस की जा रही है। इलाकाई बैंक सेक्टर को भी ये खतरा लाहक है कि तुर्क अमेरिकी तनाज़े के मनफी असरात उस तक पहुंच सकते हैं। वहीं तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान ने इसके पीछे बड़ी साजिश करार इसे दिया है। उन्होंने कहा कि बैन अक़वामी इंटरेस्ट रेट लॉबी इसके पीछे, लेकिन जल्द ही सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। ये मुल्क के खिलाफ जंग है। अगर आप लोगों के पास डॉलर यूरो है तो उसे बैंक में जाकर भुना लें। ये उन लोगों के लिए एक सबक होगा जो तुर्की की मईशत को बर्बाद करना चाहते हैं। ये सब आर्टिफिशियल फाइनेंशियल क्राइसिस है। हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। benim milletimin cevabı olacaktır. और चीन के मगरबी नीम खुद मुख्तार इलाके
निंगसा के मुसलमानों ने एक मस्जिद को मिसमार करने के हुकूमती मंसूबों के खिलाफ एहतजाज किया। ज़राए के मुताबिक वाइजू शहर की मशहूर कदीमी जामा मस्जिद को गिराने का हुकूमती नोटिस 3 अगस्त को जारी किया गया था और इस नोटिस में कहा गया था कि मस्जिद की इजाफी तामीर के लिए इजाजत नहीं ली गई थी और इस मस्जिद को आज यानी 10 अगस्त को गिराए जाने का इम्कान था, लेकिन सैकड़ों मुसलमानों के एहतजाज के बाद मस्जिद गिराने की कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है। आपको बता दें कि चीन की कम्युनिस्ट हुकूमत में मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़ा कदम उठाने का जो सिलसिला है वो चल ही रहा है। कभी रोजे पर पाबंदी लगाई जाती है तो कभी नकाब पर, लेकिन चीनी मुसलमान कम्युनिस्ट हुकूमत में भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। इंडोनेशियाई जजीरे लोम्बुक में इतवार को आए 6.9 की शिद्दत के जलजले में भारी नुकसान हुआ है और हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। इस कुदरती आफत में अब तक मरने वालों की तादाद 300 से तजावुज कर गई है। ज़राए के मुताबिक जलजले की वजह से कम 319 लोग मारे गए हैं और 68,000 इमारतें मुनहदिम हो गई हैं। इसके साथ ही 500 स्कूलों और 15 मस्जिदों को भी नुकसान हुआ है। अब भी 27 अगर हम बात करते हैं तो 2,70,000 से भी ज्यादा लोग लापता हैं। लोम्बोक में एक हफ्ते के भीतर 3 बड़े जलजले महसूस किए गए। इतवार के बाद जुमेरात को भी यहाँ जलजला आया जिसमें करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा लोग जख्मी हो गए। लगातार आ रहे इन झटकों की वजह से लोग दहशत में हैं और खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं। हुकूमत ने मुतासरा लोगों के लिए राहत कैंप कायम किए हैं और उनकी हर मुमकिन मदद की जा रही है। जलजले के दौरान कैंप में पैदा हुआ बच्चा भी इन दिनों तवज्जो का मरकज बना हुआ है। और अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में लगी आग मुसलसल फैलती जा रही है और अब इस आग की वजह से 12 अफराद हलाक हो चुके हैं जबकि सैकड़ों मकानात को नुकसान हुआ है। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को हुक्काम ने रियासत की तारीख की शदीद तरीन आग करार दिया है। कैलिफोर्निया के मोंडोसिनो के जंगल में गुज़िश्ता माह 2 जगहों पर आग लगी थी जो अब फैलते फैलते एक दूसरे से मिल चुकी है। नाज़रीन, बच्चे तो बच्चे होते हैं, फिर चाहे इंसानों के हों या जानवरों के, उन्हें खेलकूद में मजा आता है और इन दिनों ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है लंदन के चिड़ियाघर में, जहां पर शेर के बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। उन्हें गेंद से खेलना इतना पसंद है कि जब से उनके लिए गेंद लाई गई है वो सब कुछ छोड़कर इसी से खेलते हुए नजर आते हैं। इन शेर के बच्चों की ये अटखेलियां आप भी देख सकते हैं। तो गेंद लटका दी गई है, टांग दी गई है और शेर के बच्चे इनसे खेलते हैं। पानी में भी गेंदें हैं और पूरा मजा ये बच्चे शेर के उठा रहे हैं इन गेंदों के साथ। तो ये एक जू का नजारा है जहां पर शेर के बच्चों को गेंद दी गई है और ये नजारा देखने को मिला है लंदन के एक चिड़ियाघर में जहां शेर के बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। तो नाज़रीन, वर्ल्ड न्यूज के आज के शुमारे में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का ये सफर जारी है। आप रहिएगा जी सलाम के साथ।